जी, आज हम बात करेंगे ओलिगोपोली पे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये अब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, उसके एक्सट्रीम लेवल की तरफ जो कि प्योर मोनोपोली है। तो ऑफ कोर्स ओलिगोपोली में नंबर ऑफ फर्म्स और कम हो जाएंगी, और जो बैरियर्स हैं टू एंट्री और एग्जिट वो ज़रा ऊपर हाई लेवल पे चले जाएंगे। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि इट इज द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द फॉलोइंग कंडीशन आर प्रेजेंट। वो कौन कौन सी कंडीशन है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर ओलिगोपोली है? पहला, देयर आर फ्यू डोमिनेंट फर्म्स इन द मार्केट। अच्छा, डोमिनेंट फर्म्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ऐसी फर्म जो कि प्राइस को और सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इतनी पावर फर्म के पास नहीं थी, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा फर्म्स थी, ऑल्दो वो प्राइस मेकर जरूर थे। अच्छा, लेकिन उनकी फिर भी जो डिमांड का हम देखते थे वो इलास्टिक ही होता था, तो बहुत ज्यादा प्राइस वो भी चार्ज नहीं कर सकते थे। तो फ्यू डोमिनेंट फर्म नॉर्मली ये 8 से 10 हो सकती हैं, और मतलब 8 से 10 डोमिनेंट फर्म्स, और बाकी छोटी छोटी और फर्म्स भी मार्केट में हो सकती हैं। लेकिन उनका कोई इतना रोल नहीं है प्राइस को और सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने में, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो यही 8 से 10 फर्म जो है ना, वो सप्लाई करती है मार्केट में। अच्छा, अम, अब इसी तरह दूसरा अगर हम देखें तो देयर कैन बी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट होमोजेनिटी, दोनों हो सकते हैं वैसे तो। यानी कि फर्म्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर वो एक जैसे भी कर सकते हैं। तो अब अगर एक जैसे कर रहे हैं तो हम ना आगे पढ़ेंगे कि दो कैटेगरीज होती हैं जिसमें फर्म्स ऑपरेट करती हैं ओलिगोपोली के अंदर। एक को बोला जाता है क्लूसिव मॉडल, पढ़ेंगे आगे जाके हम, लेकिन मैंने कहा पहले बता दूं। और दूसरा हम बोलते हैं नॉन क्लूसिव मॉडल। अच्छा, ये जो क्लूसिव मॉडल होता है इसमें फर्म्स आपस में कोलिजन कर लेती हैं, मतलब वो एग्रीमेंट कर लेती हैं। तो उसमें एक्चुअली कंपटीशन लगता तो है कि है, कुछ फर्म है, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया होता है, तो एक्चुअली वो कंपटीशन होता नहीं है, वो एक किस्म की मोनोपोली की कंडीशन ही बन जाती है। अच्छा, और एक होता है नॉन क्लूसिव मॉडल। तो नॉन क्लूसिव मॉडल के अंदर क्या होता है कि फर्म आपस में कोऑपरेट नहीं करती, कोई एग्रीमेंट नहीं करती, और उनके दरमियान फिर ऑब्वियसली कंपटीशन होता है, वो भी हम उसको भी देखेंगे, उस कैटेगरी को भी हम देखेंगे। तो इसलिए डिफरेंस, अगर तो होमोजेनिटी है लेट से, और आपके दरमियान एग्रीमेंट भी हुआ हुआ है, तो आपको टेंशन कोई नहीं है ना, क्योंकि आपने पहले से ही तय किया हुआ है कि इतनी हम प्राइस रखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, और जो इतनी आप सप्लाई करेंगे, इतनी आप करेंगे, इतनी आप करेंगे। ऑल्दो ये एक आप कह लो कि इलीगल तरीका है, क्योंकि इसमें आप जो है कंपटीशन के जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रांसफर नहीं कर रहे होते कंज्यूमर्स पे। लेकिन अब इसी तरह लेकिन डिफरेंशिएशन भी हो सकती है कि हर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट चीज़ें बना रहा है। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट होमोजेनिटी, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि ओलिगोपोली है या नहीं है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। असल जो ज़्यादातर कंडीशन है जो कि जिससे पता चलता है कि ये ओलिगोपोली है कि नहीं है, वो रिमेनिंग है, यानी कि पहली वाली है, और बाकी भी हैं। अभी उसकी हम बात करते हैं, 1 मिनट। जी, तो इसी तरह थर्ड कंडीशन को देखें तो फर्म्स आर प्राइस मेकर्स एंड आर एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड सप्लाई टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा। फिर देर आर सिग्निफिकेंट एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, सारी बात है वो। अब पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बैरियर जरूर थे लेकिन कम थे, और यही वजह थी कि वहां पर नंबर ऑफ फर्म जो है वो ज्यादा थी। अच्छा, यहाँ पर हाई हो गए। अच्छा, फर्म्स स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड ब्रांड बिल्डिंग। ये ऑफ कोर्स वो खर्च करते हैं एडवर्टाइजिंग पे भी, प्रमोशन पे भी, ब्रांड बिल्डिंग पे भी। तो इसमें होमोजेनिटी, फिर अगर होमोजेनिटी है तो फिर मुश्किल है कि आप जो है ना उसमें एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन से कोई कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल कर सकें।
हाँ, अगर ब्रांडिंग हो रही है तो फिर तो डिफरेंशिएशन आ गई आपकी। मैंने आपको जैसे बताया था कि डिफरेंशिएशन जो है, वो अगर आप ब्रांड भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ब्रांड का नाम इस्तेमाल करेंगे, वो भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी आएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है। तो ये तभी इस्तेमाल होगा ना जब डिफरेंशिएशन होगी। अच्छा, फिर है फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। मतलब कि एक फर्म जो एक्शन लेती है, उसका इम्पैक्ट दूसरी फर्म पे भी पड़ता है। अच्छा, यानी कि फर्म्स ऑलवेज कंसिडर द एक्शंस दैट कैन बी टेकन बाय अदर फर्म्स व्हाइल मेकिंग डिसीजन। तो उनको देखना पड़ेगा कि हम अगर कोई एक्शन ले रहे हैं तो उससे दूसरी फर्म्स किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी, क्योंकि उनके रिस्पॉन्ड करने से आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी तरह आपके रिस्पॉन्ड करने से उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये नॉर्मली जो इंटरडिपेंडेंट फर्म्स आपस में हैं, ये हम इसको देखेंगे कि ये हमें नजर आएगा नॉन कोलिसिव मॉडल में इसका इम्पैक्ट। अच्छा, फिर ओलिगोपलीज ऑपरेट इन टू वेज। बता दिया कोलिसिव मॉडल है और नॉन कोलिसिव मॉडल है, इस पे बात हो चुकी है। फिर फर्म्स यूज बोथ प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन, दोनों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोलिजन हो जाएगा, जिस जो हम कोलिसिव मॉडल में पढ़ेंगे, तो फिर सारी बात एग्रीमेंट हो गया, फिर तो प्राइस में चेंज आने वाला नहीं है उस केस में। हाँ, नॉन कोलिसिव मॉडल में एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ तो उसमें फिर प्राइस में भी चेंजेस आएंगी और फर्म्स डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकती हैं। एडवर्टाइजमेंट इज क्रूशियल टू स्टे competitive। तो ये बिल्कुल कि अगर आपकी ब्रांडिंग है और ब्रांड बिल्डिंग आपने करनी है, तो ये फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ अगर पेट्रोल पंप्स को ले लो पाकिस्तान में, तो एक किस्म की ऑलिगोपली है, क्योंकि फ्यू पेट्रोल पंप्स हैं जो कि ऑपरेट करते हैं। आप लाहौर में देख लो कितने के पेट्रोल पंप्स आपको नजर आते हैं। आप उन्हें काउंट कर सकते हैं कि भाई कार्टेक्स है, ये टोटल है, या वो जूम है, या इस तरह और तीन चार आप और गिना देंगे, और आपको ज़्यादा नज़र नहीं आते। अच्छा, तो ये ओलिगोपली हम कह सकते हैं इसको। इसी तरह से अगर मैं फ्रोजन आइटम्स की बात करूं, तो उसमें भी गिने चुने नाम हमें नजर आएंगे। उसमें भी आप कह सकते हैं कि डोमिनेट कर रही हैं कुछ फर्म जो बड़े लेवल पे कर रही हैं ऑपरेट। अच्छा, तो उसमें भी वो क्या है आपका, एक केन एंड है, इसी तरह एक आपका वो डॉन हो गया, एक इस तरह एक और भी ब्रांड है। तो इस तरह दो तीन और है ना। तो वो उसके अलावा हमें फ्रोजन आइटम नजर नहीं आती, वरना होंगी, लेकिन हम नॉर्मली इन्हीं को ही बाय करना पसंद करते हैं कि यार ये नाम ठीक है, सुना हुआ है, रिलायबल है, तो इसी को बाय कर लें। ऑल दो खैर फ्रोजन आइटम तो इतनी अच्छी वैसे होती भी नहीं है, चाहे जो भी ब्रांड आप ले लें। अच्छा, फर्म यूज बोथ प्राइस एंड नॉन प्राइस, सॉरी हो गया ना कवर। तो ये कंडीशन है। अब हम आ गए सबसे पहले नॉन कोलिसिव मॉडल्स पे। तो नॉन कोलिसिव का मतलब कि फर्म्स आपस में किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर रही। तो उसमें हमारे पास किंग डिमांड कर्व आ गया। अब ये किंग डिमांड कर्व क्यों है, और इसे किंग, यानी किंग का मतलब यहाँ पे बेंड, डिमांड कर्व ऐसा डिमांड कर्व जिसमें बेंड आ रहा है, उसको किंग बोल रहे हैं। अच्छा, अब वो क्या है जी, पहले देर इज अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस एट विच ऑल द सेलर्स आर सेटिस्फाइड। अच्छा, क्या कह रहे हैं, एक मार्केट में प्राइस चल रही है कोई, और सारे जो फर्म्स हैं वो प्राइस, उस प्राइस पे सेटिस्फाइड है चार्ज करने पे। जबकि वो मतलब कुलियन कोई नहीं हुआ हुआ, लेकिन सब वही प्राइस चार्ज कर रहे हैं। और तो इसी को बोलते हैं देयर इज प्राइस रिजिडिटी, यानी कि जो मर्जी हो जाए, प्राइस में चेंज कोई भी फर्म नहीं करती। ये इसलिए नहीं कर रही कि उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, इसकी खास वजह है, वो अभी हम आगे चल के इसको समझते हैं, बल्कि बेहतर है पहले ही समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपके सामने डायग्राम है, फिर हम कंडीशन पे भी चलेंगे। तो आप देखें ए आर और एम आर के कर्व हैं, लेकिन ए आर फॉल करते करते, ऑफ कोर्स प्राइस मेकर हैं और फॉल तो इन्होंने करना है, क्योंकि अगर इन्होंने ज़्यादा चीज़ें बेचनी हैं, ज़्यादा कस्टमर्स गेन करने हैं, तो इनको अपनी प्राइस को कम ही करना पड़ेगा। इन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा ही होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ए आर या डिमांड कर्व ही होता है। तो इसमें बैंड आ रहा है एट पॉइंट के, आपको नजर आया यहाँ किंक आ गया। अच्छा, इसी तरह एम आर की बात कर रहे हैं, तो एम आर फॉल कर रहा था, और उसके बाद एम आर में एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आया कि एम आर जो होता है ना, वो चेंज जो हो रहा होता है उसको शो करता है। तो वो इतना एब्रप्ट चेंज आया हुआ है डिमांड कर्व में या ए आर के कर्व के अंदर, कि उसको मैयर करना मुमकिन नहीं है। तो ये जो पार्ट हमें नजर आ रहा है एम आर कर्व का, कि आप ले लो कि ये एक पॉइंट ए से लेके, तो ये आप कह लो कि कोई यहां तक,
जो हमें नजर आ रहा है, ये इसे हम कहेंगे ये डिसकंटिन्यूअस पार्ट है, जिसको हम, क्योंकि एकदम से स्लोप चेंज हो गया ना, ऐसे होता नहीं है, तो ये है डिसकंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। और वो उसके बाद, यानी कि इसको कैलकुलेट करना जो है वो मुमकिन आपके लिए नहीं है। और फिर उसके बाद एम आर कर्व हमें नजर आ रहा है उस पार्ट के बाद, यानी कि ये एज्यूम किया जाता है इस तरह से, राइट। और उसके बाद एम आर कर्व का हमें बाकी जो पोर्शन है वो नजर आ रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब ये जो डिसकंटिन्यूस पार्ट है, ये हम इसकी भी बात करते हैं, लेकिन पहले हमें समझना है प्राइस रिजिडिटी को, यानी कि हर फर्म ये वाली प्राइस, अब यहाँ पे फर्स्ट किया हम एमसी की बात करते हैं, ये एमसी है ओरिजिनल वाला, तो वो कहाँ पर, अब एमआर का जो डिसकंटिन्यूस पार्ट है हम वहीं की बात करेंगे ना, तो वो कहाँ पर बना रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। एमसी एमआर कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसको जब ऊपर ट्रैक कर रहे हैं एमआर कर्व तक, तो वो यहाँ तक आ रहा है, यही हमने पढ़ा था प्राइस मेकर है, क्योंकि एमआर कर्व जो है वो डिमांड कर्व भी होता है, तो ये कंज्यूमर की विलिंगनेस को भी शो कर रहा होता है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर दूं, तो ये प्राइस चार्ज कर रहा है, एक ओलिगोपोली की जो फर्म है वो यही प्राइस चार्ज कर रही है। अच्छा अब ये प्राइस जो चार्ज हो रही है, ओके जस्ट ए मिनट जी। तो फिर हम, अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि प्राइस हमारे पास क्या चार्ज हो रही है, मैं यहाँ पे चले इसको नाम दे देता हूँ, कि कहता हूँ जी ये पी नॉट है, लेट से। अच्छा, अब यहाँ पर ये प्राइस क्यों चार्ज हो रही है, इसी को बोल रहे हैं, ये जो प्राइस चार्ज हो रही है ना, इसी को बोल रहे हैं क्या बोला, जो ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, कि एक मार्केट प्राइस इसे बोल रहे हैं प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, ठीक है, जो कि वो चार्ज कर रहे हैं। और ये एक फर्म का डिमांड का हम उसकी बात कर रहे हैं, एक प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है जो कि ये चार्ज कर रहे हैं। अगर आप ऊपर देखें तो हमें यहाँ पे कंडीशन में नजर भी आ रहा है ये देयर इज अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जिस पे सेलर्स सेटिस्फाइड हैं कि हम इसी पे बेचेंगे, वो यही प्राइस है जहां पे किंग कार है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर इस यहाँ पे क्यों बेच रहे हैं, वजह क्या है। मैंने माना कि चलो वो प्रॉफिट एमसी वहां से गुजर रहा है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट हम कह रहे हैं, और वहीं बैंड भी आ रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर चार्ज करते हैं, अब आप गौर करो यहाँ पर जरा, तो आपको नजर आएगा कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला सारा के से ऊपर वाला, आप देख रहे हैं कि ये इलास्टिक है, ये पूरा पोर्शन। और ये इलास्टिक क्यों है, क्योंकि ये इसलिए इलास्टिक है कि अगर ये फर्म प्राइस ज्यादा चार्ज करती है तो कोई भी फर्म इसको फॉलो नहीं करती, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ हुआ ना। ये प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं तो कोई भी फर्म इनको फॉलो नहीं करती, तो क्या होता है, एकदम से इनकी डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि सारे जो कस्टमर्स हैं वो फिर दूसरों से लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी प्राइस तो ज्यादा बढ़ गई, कंपाइटर्स की नहीं बढ़ी। तो इसलिए ये इलास्टिक है, मतलब if a higher price is charged, demand will be highly price sensitive and it will fall to a greater extent। अच्छा, अगर ये कम प्राइस चार्ज करते हैं, तो अगर आप गौर करो, तो ये जो निचले वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये के से नीचे वाला जो लोअर हाफ है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डिमांड इलास्टिक हो गई है, ये एआर एआर का जो कर्व है बट इलास्टिक हो गया है। अच्छा, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर ये फर्म प्राइस को कम करती है तो ऑल अदर फर्म्स टेंड टू फॉलो इट, यानी कि अगर ये कम करेगी तो बाकी भी कम कर लेंगे, तो इसको फायदा क्या होने वाला है, इसकी प्राइस डिमांड में ना, बिल्कुल ही ना होने के बराबर फर्क पड़ना है, क्योंकि वो कस्टमर जो पहले ही दूसरी फर्म से ले रहे हैं वो उनसे ही लेते रहेंगे, क्योंकि वो उनकी प्राइसेस भी कम हो गई हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि हायर प्राइस चार्ज करने से कोई फर्म उनको फॉलो नहीं करती, डिमांड इलास्टिक होती है इसीलिए, और कम प्राइस चार्ज करने से सारी फर्म फॉलो करती है। इसका मतलब है ना, तो प्राइस तो उसमें भी क्या होगा, आपका रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इन इलास्टिक डिमांड में तो कीमत को कम नहीं किया जाता, ज्यादा किया जाता है।
लेकिन जब आप कीमत ज्यादा करते हैं तो वो इलास्टिक हो जाती है डिमांड, कम करते हैं तो इनलास्टिक हो जाती है। इसका मतलब है आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला कीमत को ज्यादा या कम करके। तो ये किंक इसीलिए बनाया हुआ है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है इसी को बोल रहे हैं कि ये प्राइस रिजिडिटी है, कि सारी फॉर्म, ये जो फॉर्म्स हैं वो यहीं पर ही प्राइस को चार्ज करेंगी, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ये हम इस तरह से इज्यूम करते हैं। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है कि चेंजेस इन मार्जिनल कॉस्ट डू नॉट अफेक्ट प्राइस एंड आउटपुट व्हेन एमसी कर्व पासेस थ्रू डिसकंटिन्यूअस पार्ट, वो जो डॉटेड पार्ट है ऑफ एम आर कर्व। अब आप गौर करो, हम नीचे आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एमसी, आप एमसी से MC1 पे चले जाएं, कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन वहां पर प्री आउटपुट लेवल में या प्राइस लेवल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे और वही प्राइस चार्ज होगी जो कि पहले थी। लेकिन सिर्फ इस डिसकंटिन्यूअस पार्ट की बात हो रही है। अगर मैं यहां पर एमसी ले लूं, तो अब तो एमसी हमारे यहां आ गया, तो आप देख रहे हैं कि अब आउटपुट जो है ना वो भी बढ़ जाएगी, और जो प्राइस है वो मैं ऊपर लेके जाऊंगा डिमांड कब तक, तो वो भी कम हो जाएगी आपकी, हमें नजर आ रहा है। तो सिर्फ डिसकंटिन्यूअस पार्ट की ही बात हो रही है, वहां पे प्राइस और आउटपुट में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। अच्छा, इसी तरह इससे ऊपर निकल जाएंगे तो तभी हमें नजर आएगा, अगर मैं लेट्स से कि यहां से MC गुजार लूं, तो अब MC इज इक्वल टू MR यहां पे हो रहा है। इसका मतलब है अब जो है वो आउटपुट तो यहां बनेगी, यानी कि कम आउटपुट पहले से, और प्राइस जो है वो पहले से ज्यादा चार्ज होगी। ठीक है, ये है डिसकंटिन्यूअस पार्ट से। यहाँ पे देखो, इसका मतलब कि जब भी MC में चेंज आएगा तो प्राइस और आउटपुट में भी चेंज जरूर आएगा, लेकिन सिर्फ डिसकंटिन्यूअस पार्ट में नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर MC जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस पार्ट शो कर रही है। तो आप इसी को समझ रहे हैं कि यहीं पर ही हम, और वैसे भी प्राइस रिजिडिटी है तो आप कहीं और यहाँ जाएंगे भी नहीं। अच्छा, तो इसीलिए प्राइस रिजिडिटी भी है, वो एक डिसकंटिन्यूअस पार्ट आ गया। MC बढ़ रही है, कम हो रही है, आप कोई चेंज नहीं कर रहे, यानी कॉस्ट बढ़ने के बावजूद। अच्छा, अब अगर हम वापस ऊपर चलें, तो अब हमारे पास क्या आ गया जी? इफ अ फर्म चार्जेस प्राइस above the prevailing price, where the kink is located, other firms do not follow, and the consumers switch to other firms. And if a firm reduces prices, all firms follow. Hence, customers do not increase, resulting in lower revenue and profit for the firm. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और लास्ट, each firm decision is based on the action taken by other rival businesses, और इसी को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी। कि जब भी कोई फर्म डिसीजन लेने लगती है तो वो देखती है कि दूसरी फर्म जो है वो क्या क्या रिएक्शन होगा उसका, तो या उसने क्या एक्शन लेना है लेटर ऑन, उसके हिसाब से वो फैसला करेगी। हम इसको आगे भी चल के जरूर देखेंगे कि नॉन कोलिसिव मॉडल में फर्म्स किस तरह से डिसीजन लेने से पहले वो सारी आउटकम्स को इमेजिन करती हैं जो कि दूसरी फर्म ले सकती है एक्शन की शक्ल में, या जो सामने आ सकता है दूसरी फर्म के एक्शन लेने की शक्ल में। तो इसीलिए, और इम्पैक्ट भी उन पे आता है इसलिए। अच्छा, ये तो है जी हमारे पास किंग डिमांड का जो मैंने आपको बताया। ये समझ आ गई ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। सर मुझे वो बस डिसकंटिन्यूअस वाला पार्ट नहीं समझ आया कि क्यों वो डिसकंटिन्यूअस पार्ट है मार्जिनल रेवेन्यू का। वो इसलिए है कि देखो, एवरेज रेवेन्यू जो होता है ना, वो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू से निकलता है, यानी कि सारी टोटल वैल्यूज को कंसिडर करके आ रहा होता है। तो मार्जिन रेवेन्यू का स्लोप वो होता भी, देखो अब एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं मार्जिन और एवरेज रेवेन्यू, लेकिन मार्जिन रेवेन्यू ज्यादा तेजी से गिर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एडिशनल चेंज जो आ रहा होता है उसको कंसिडर कर रहा होता है, तो उसका स्लोप भी तेज होता है। तो जब अचानक से AR का स्लोप चेंज हो रहा है, तो उसमें एक सडन चेंज आ रहा है। अब वो सडन चेंज MR नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे बताया कि वो एडिशनल, अब AR में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है तो समझ आ रही है। MR जो है ना वो, और AR टोटल वैल्यू को कंसिडर कर रहा है। अब AR में अगर ये सडन चेंज आया है, इसका मतलब है कि टोटल
जो रेवेन्यू होगा उसमें भी सडन चेंज आया होगा तो एआर में चेंज आया ना, क्योंकि अभी देखो सडन चेंज आया है एआर में, जबकि एआर टोटल रेवेन्यू को कंसिडर करती है, फिर भी ये हमें अचानक से स्लोप चेंज होता हुआ नजर आया, एकदम से चेंज हो गया। अच्छा, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू में चूंकि आप सिर्फ एडिशनल रेवेन्यू की बात करते हैं, तो उसमें ये सडन चेंज दिखाया ही नहीं जा, यानी कि एवरेज रेवेन्यू में अगर सडन चेंज आ रहा है स्लोप के अंदर, तो मार्जिनल रेवेन्यू में इसको कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता, इस चेंज को। तो इस वजह से वो डिसकॉन्टिन्यूस पार्ट दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एमसी जो है ना वो इमेजिन करना मुमकिन नहीं है। तो वो एमसी कह रहा हूँ, एमआर। तो इसलिए हम वो जो डिसकॉन्टिन्यूस पार्ट दिखा रहे हैं, हम उसी पे ही एमसी ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारी आउटपुट चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो तो तब चेंज होगी ना जब हमें पता हो कि एमसी यहाँ पर है और प्रॉफिट यहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है। तो इसलिए एमसी कम कम ज़्यादा भी हो रही है। तो चूंकि हमारे सामने एमआर नहीं है, इसलिए ना प्राइस में चेंज आएगा, ना ही आपकी जो आउटपुट है, लेवल ऑफ आउटपुट है उसमें चेंज आएगा। तो ये वजह है। ओके सर। अच्छा, तो वो डिसकंटिन्यूस का मतलब है वो मेजर ही नहीं कर सकते आप। तो फिर वो इसका मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है नहीं। तो इसका मतलब है जहां प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं प्रोड्यूस करते रहेंगे, एमसी बड़े बड़े कम हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब हमारे पास आगे आ गया, ये समझने की जरूरत है, ये प्रिजनर्स डिलेमा। अब ये क्या है, ये भी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन क्लूसिव मॉडल, जिसमें फर्म आपस में एग्रीमेंट नहीं करती। तो इससे पहले कि हम फर्म्स की बात करें, हम एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं, जिसको गेम थ्योरी भी बोलते हैं या प्रिजनर्स डिलेमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। हुआ क्या कि भाई, एक कहानी हम देखते हैं कि दो चोर होते हैं ना, वो पकड़े जाते हैं किसी छोटी चोरी की वजह से, और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन पुलिस को ये शक है कि वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये इन्होंने बहुत कोई बड़ी चोरी भी की हुई है, लेकिन उसका एविडेंस उनके पास नहीं है, और उनको कन्फेशन चाहिए उनसे। तो वो क्या करते हैं, वो उनको छोटी चोरी में सजा देना चाह नहीं रहे, क्योंकि वो बड़ी चोरी उन्होंने की हुई है। तो अब वो क्या करते हैं, उन दोनों को सेपरेट रूम्स में आप रखते हैं, कन्फाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर ये ऑलिगोपली की सिचुएशन क्यों आ गई, अब वो नॉन क्लूसिव वाली, क्योंकि अब दोनों को, चोरों को नहीं पता कि दूसरा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब वो कोऑपरेट करेगा या बिट्रे करेगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हम एक जो चोर है उसको ये देखना पड़ेगा कि मैंने डिसीजन लेना है, यानी कि मैं अब वो कहते हैं क्या, आगे आगे वो ये कहते हैं कि अब जब दोनों को कन्फाइन कर दिया अलग अलग, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम आपसे पूछेंगे बारी बारी, दोनों चोरों से बात की उन्होंने, तो अगर तो आपने सच बता दिया तो हम आपको फ्री कर देंगे, और अगर आप, तो अब दोनों को है कि यार हमने ये देखना है कि हमें ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सच बोलेगा कौन झूठ। अच्छा, और अगर एग्जाम्पल है कि दोनों ने झूठ बोल दिया, झूठ बोलने का मतलब है दोनों ने कॉपरेट कर लिया ना, कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, तो हमें फिर सिर्फ छोटी चोरी की सजा ही मिलेगी। लेकिन अगर अब एक बंदे ने सच बोला, यानी कि धोखा दे दिया दूसरे पार्टनर को, तो वो तो फ्री हो गया, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है उसको सजा होगी, फिर जारी बात है ज्यादा होगी, क्योंकि बड़ी चोरी की होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे ये पता नहीं है कि मैं अगर सच बोलता हूँ, धोखा देता हूँ, तो वो भी अगर धोखा देते फिर क्या होगा। वो हम आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है बताना क्या चाह रहा हूँ कि आपको दोनों पॉसिबिलिटीज या ऑल पॉसिबिलिटीज जो कि दूसरा चोर ले सकता है, आपको वो कंसिडर करके अपना डिसीजन लेना है। तो ये अभी हम फर्म की शक्ल में भी इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी आप चोरों को देख लें क्या है। अब ये देखिए, ये टेबल आ गया। अब आप देखो इस ग्रिड के अंदर, अगर दोनों चोर कॉपरेट करते हैं तो दोनों को छोटी चोरी की सजा मिलेगी, जो कि 1 साल की होगी। अच्छा, आगे देखो, अगर प्रिजनर बी बिट्रे करता है और ए जो है ना वो कॉपरेट करता है, मतलब साइलेंट रहता है, तो क्या होगा, ए को 3 साल की सजा हो गई और बी फ्री हो गया, क्योंकि उसने धोखा दे दिया और कहा जी हाँ जी मैं गवाह हूँ। वो कहते हैं ना हम, वो क्या बोलते हैं, हाँ, वादा माफ गवाह, आपको पता होता है कि आपने अगर बता दिया तो आपको तो फ्री कर देंगे। अच्छा, इसी तरह फिर है कि अगर ए ने धोखा दे दिया, ए ने सच बोल दिया, तो अब बी को 3 साल की सजा हो जाएगी और ए जो है ना वो बच जाएगा। और अगर दोनों ने ही एक दूसरे को धोखा दिया और सच बोल दिया,
तो दोनों को 2-2 साल की सजा होगी। इसका मतलब है आपको बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना है जो आपकी आपको इससे बेहतर कोई ऑप्शन आपके पास ना हो। अगर ऐसा हो कि आपको इससे बेहतर कोई ऑप्शन ना नजर आता हो और आप ऐसे नतीजे पे पहुंच गए हैं, तो हम इसको बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम। यानी कि आपने एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसमें आपको कम से कम नुकसान है, और कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपको नुकसान ज्यादा ही होने वाला है। तो ये आप कह लें कि फायदा आपका ज्यादा से ज्यादा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वो क्या करेंगे दोनों। अब इमेजिन करो कि जो हम, एक मिनट, अच्छा वो नीचे है ना, यहाँ पे अब दोनों क्या करेंगे असल में। दोनों ये करेंगे कि अगर ए को पता है कि भाई अगर अब पहले हम ए की बात करते हैं, और बी भी वही अप्लाई होता है। ए कहता है जी मैं कॉपरेट करूंगा। अब बी क्या कहेगा, ए को नहीं पता। अब बी दो काम कर सकता है। बी भी कॉपरेट करेगा तो 1 साल की सजा, ठीक है। और अगर बी जो है ना वो धोखा दे देता है तो ए को 3 साल की सजा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 1 साल या 3 साल, यही बनता नजर आ रहा है ना। कब? अगर ए कॉपरेट करता है, मतलब वो नहीं, वो झूठ बोल देता है, कहता है हमने चोरी नहीं की। दूसरा, अगर ए धोखा देता है तो फिर या तो 2 साल की सजा मिलेगी, क्योंकि अगर तो दोनों धोखा दे देते हैं एक दूसरे को तो 2 साल की सजा है। और अगर ए धोखा देता है और बी नहीं देता तो फिर ए जो है ना वो फ्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप बताओ कि सोच के, ये तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन बन गई है। ये बताओ कि ए को क्या करना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए या बिट्रे, कीपिंग इन टू व्यू के उसे नहीं पता बी क्या कहेगा, लेकिन बी के पास दो ऑप्शन है, उन दोनों ऑप्शन को कंसिडर करके। ग्रिड आपके सामने ही है, टेबल बताओ। शुड ए रिमेन साइलेंट और बिट्रे? सर आई थिंक बिट्रे। बिट्रे। उसकी वजह ये क्या है कि अगर ए साइलेंट रहता है तो या 1 साल या 3 साल, यानी कि सजा तो होनी ही होनी है, फ्री नहीं होना। और अगर धोखा देता है, रिगार्डलेस ऑफ कि बी क्या आंसर देता है, अगर बी धोखा देता है तो उसको परवाह ही नहीं है कि बी क्या आंसर देता है। उसको तो वो या तो वो फ्री हो जाएगा या उसको 2 साल की सजा मिलेगी। इसका मतलब है बी जो है वो बेहतर, ए जो है वो बेहतर रह जाएगा अगर वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है। इसका मतलब है यहां पर ए जो है ना वो नैश इक्विलिब्रियम में आ गया कि इससे बेहतर ऑप्शन उसके पास नहीं है। चाहे उसको नहीं भी पता वो दूसरे चोर के डिसीजन के बारे में, लेकिन ये तो इसी तरह फर्म्स भी दूसरी फर्म या दूसरी फर्म्स की ऑप्शंस को कंसिडर करके डिसीजन लेती हैं कि उनको मिनिमम पॉसिबल लॉस हो या मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट हो। तो अब हम नीचे देख लेते हैं कि वो कैसे हो रहा है। बाकी तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल फिर मैं ऊपर आता हूं बाद में। यहां पर अब ये देखें कि अब दो कंपनीज हैं। अब इन चोरों की जगह कंपनीज को ले लेते हैं, कंपनी ए कंपनी बी, दोनों जो है ना एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा मैं इसको जरा सा अम, छोटा कर लेते हैं ताकि वो नीचे भी नजर आए। ये अच्छा, अब क्या है कि ए कंपनी ए भी है, कंपनी बी भी है, तो दोनों एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं। हमने ऊपर देखा है कि उनकी जो प्राइस ऑफ चॉकलेट है वो $2 है उनकी, ठीक है। और टोटल जो कस्टमर मार्केट में मौजूद है ना वो 100 है। एक चॉकलेट $2 की वो बेचती हैं दोनों कंपनीज, और 100 कस्टमर मार्केट में मौजूद हैं। तो अब सवाल ये है कि अब दोनों ने एडवर्टाइजमेंट करनी है, जाहिर बात है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। तो वो क्या करें, करें या ना करें। अच्छा अब आप गौर करो, अब अगर ए एडवर्टाइज नहीं करता और बी भी नहीं करता तो क्या होगा। 50 कस्टमर ए के पास तो $100 का रेवेन्यू आ गया, 50 कस्टमर बी के पास $100 का रेवेन्यू आ गया, टोटल कस्टमर 100 है। अच्छा दूसरा देखें, अगर ए एडवर्टाइज कर देता है और बी नहीं करता तो जाहिर बात है ज्यादा कस्टमर ए के पास आ जाएंगे। तो 160, अब 80 कस्टमर आ गए, $2 की चॉकलेट, $160 आ रहे हैं, $100 से ज्यादा हो गया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है वो भी आप निकाल दें, लेट्स से वो $30, ठीक है। तो वो निकाल दी,
तो आपके पास $130 अभी भी $100 से ज्यादा है, तो ए को फायदा हो रहा है। अच्छा, और 20 कस्टमर उसके पास आए, उसके बाद $40 आ रहे हैं। अब नीचे आ जाए कि अब बी अगर एडवर्टाइज करता है और ए नहीं करता, तो बी के पास ही कस्टमर हो जाएंगे, और उसकी भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट निकाल के $130 उसके पास आ रहे हैं, और ए के पास फिर सिर्फ $40 रह जाएंगे क्योंकि 20 कस्टमर आएंगे। अच्छा, इसी तरह अगर ए और बी दोनों एडवर्टाइज करते हैं, तो उससे ये होगा, दोनों के पास 50-50 कस्टमर ही आएंगे क्योंकि दोनों कर रहे हैं एडवर्टाइज, और उनकी $30 एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी घट जाएगी। तो उनके पास सिर्फ $70 आएगा, दोनों के पास 70-70 आ जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, कंपनी ए को ले लो या बी को ले लो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अब आप गौर करो, हम कंपनी बी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी बी को एडवर्टाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर वो करता है, वो अगर नहीं करता है, तो उसको $100 मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ के एक क्या डिसीजन ले रही है कंपनी, या तो $100 मिलेगा, या उसको $160 मिलेगा। ठीक है, अगर वो एडवर्टाइज नहीं कर रही। अच्छा, और दूसरे, नहीं सॉरी, क्या बोल दिया, वो $100 मिलेगा या $40 मिलेगा, ठीक है, अगर वो नहीं करती, और अगर वो करती है एडवर्टीजमेंट, तो फिर उसको या तो $130 मिलेगा, या उसको $100 मिलेगा। तो कंपनी बी को क्या करना चाहिए? एडवर्टाइज करना चाहिए। करना चाहिए, यानी कि वही कि उसको यहाँ पे भी कह लें तो वो बिट्रे करना चाहिए, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट दोनों नहीं कर रहे तो चुप करके बैठे हैं, वही चोर वाली बात है। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो अब उसको, अगर दूसरा भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसको $100 मिल जाएगा, और अगर दूसरा नहीं कर रहा तो इसको $130 मिल जाएंगे। तो इसके लिए दोनों सूरतों में ये बेहतर रिवॉर्ड नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कंपनी बी जो है ना, वो नैश इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, क्योंकि ये उसके लिए बेस्ट आउटकम है, इससे बेहतर आउटकम नहीं हो सकता। अच्छा, अभी इसको हम मजीद कंटिन्यू अभी करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन कोई सवाल है तो बता दो अभी यहाँ तक।